नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से संबंधित एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, जिसकी आज 5वीं क्लास होने वाली है। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज तक उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी के या ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न होता है दोस्तों। और यह भी जानेंगे कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो है दोस्तों, जो आयोग है वह कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो है थोड़ा मजाक भी करता है दोस्तों। यानी कि वो देखने में तो टफ होते हैं, यानी कि उनकी भाषा इतनी टफ होती है, लेकिन दोस्तों वह क्वेश्चंस जो हैं असल में जो है बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। किताबी भाषा कुछ और होती है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम की भाषा होती है और उसका एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वह अलग होता है दोस्तों। वह एक दिन, जो एग्ज़ाम का एक दिन है, वह हमारी पूरे वर्ष की मेहनत जो है निर्धारित करता है। तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, स्टडी विद ओम सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपकी इसी परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बिना देरी के हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, वह है दोस्तों उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी 21 जून 2017 का। दोस्तों, जो उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी है 21 जून 2017 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति हैं प्रसून जोशी दोस्तों उत्तराखंड से, उन्होंने किस क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिल्म तथा मनोरंजन। तो प्रसून जोशी ने जो है दोस्तों फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। इनका जन्म जो है दोस्तों 1971 में अल्मोड़ा में हुआ था। अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो फिल्म एवं मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों यह एक लेखक और कवि भी हैं। 2015 में दोस्तों इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। और 2018 में प्रसून जोशी को कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों डी लिट की उपाधि भी दी गई। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई। तो दोस्तों, तिग्मांशु धूलिया उत्तराखंड के एक निर्देशक हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उनके द्वारा कौन सी फिल्म निर्देशित की गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पान सिंह तोमर। जो पान सिंह तोमर फिल्म है दोस्तों, वह तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बालगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो बताइएगा कि बालगंगा नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी की सहायक नदी बालगंगा नदी है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो बाल खिल्या के नाम से दोस्तों बालगंगा नदी को भी जाना जाता है। अगर भिलंगना नदी की अन्य सहायक नदी की बात करें तो एक तो दोस्तों धर्मगंगा आती है, दूसरी मेधे गंगा आती है, एक आती है दोस्तों दूध गंगा, और एक के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बालगंगा नदी है दोस्तों वह भिलंगना नदी की सहायक नदी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई। तो दोस्तों, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को की गई। और कहाँ पर की गई दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून के दोस्तों देहरादून के चक्कूवाला में जो है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों MN राय जो थे दोस्तों
टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और सचिव जो थे वह श्रीदेव सुमन थे दोस्तों। सचिव जो थे श्रीदेव सुमन थे और 21 अगस्त 1946 दोस्तों, 21 अगस्त 1946 को टिहरी राज्य प्रजामंडल को जो है टिहरी राज्य के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस क्वेश्चन के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव और नगर उदाहरण है। तो दोस्तों हमें इस 4 ऑप्शंस में से बताना है कि गांव और नगर जो उदाहरण है वह किसका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय का। गांव और नगर जो है समुदाय का उदाहरण है, किसी समिति, संस्था या संगठन का नहीं दोस्तों, क्योंकि गांव और नगर में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, ना कि समिति, संस्था और संगठन दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है दोस्तों, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख होता है दोस्तों। तो यानी कि वर्ण व्यवस्था दोस्तों हमारे देश में वैदिक काल से ही प्रचलित है। तो हमें बताना है किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में दोस्तों। जो ऋग्वेदिक सभ्यता है, इस ऋग्वेदिक सभ्यता में जो है वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, क्योंकि हमारे प्राचीन समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला वर्ण दोस्तों ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा दोस्तों शूद्र। बुद्धि से आप ब्राह्मण कहलाएंगे, भुजाओं से जो है दोस्तों क्षत्रिय, जांग से वैश्य और शूद्र पैरों से दोस्तों। तो यह इनका क्रम आता है और जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है वह ऋग्वेदिक काल से मानी जाती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी है वह क्या है, तो वह दर्रे हैं दोस्तों। किंगरी बिंगरी दोस्तों दर्रे हैं और यह कहाँ स्थित है, चमोली में दोस्तों। जो किंगरी बिंगरी दर्रे हैं दोस्तों वह चमोली में स्थित है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों श्यामला ताल कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में। चंपावत जिले में दोस्तों श्यामला ताल स्थित है दोस्तों। और इसी श्यामला ताल के तट पर जो है चंपावत में झूला मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, यह याद रखेंगे कि चंपावत में जो झूला मेला लगता है वह किस ताल के समीप या किनारे लगता है, तो श्यामला ताल के किनारे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में दोस्तों। हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर है। और यह किस घाटी में स्थित है, तो दोस्तों लुलेरा या गुलेरा घाटी में जो है दोस्तों यह पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों। बात करें किस शैली में बना है दोस्तों, तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यह फांसड़ा दोस्तों, फांसड़ा शैली में निर्मित पलेठी का सूर्य मंदिर है। और दोस्तों यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इसका जो निर्माण माना जाता है वह 7वीं सदी में निर्माण इसका माना जाता है दोस्तों। और भारतीय पुरातत्व विभाग के NS घई व BS रमेश ने जो है दोस्तों 1968 में इसके शिलालेखों का अध्ययन किया था। और जो इसके शिलालेख हैं दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि के शिलालेख हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके संदर्भ में, यह याद रखिएगा आप लोग। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों जो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर है, तो गोलू देवता मंदिर आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में स्थित है। जो घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर है दोस्तों वह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर चंद ने दोस्तों। चंद शासक था बाज बहादुर चंद दोस्तों, उसने घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। इसे जो है घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है और गोलू देवता को जो है दोस्तों कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ के पास दोस्तों, यानी कि बद्रीनाथ में जो है दोस्तों व्यास गुफा स्थित है। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर हमें क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदिर भवन निर्माण कला को दोस्तों। जो केदारनाथ मंदिर है वह मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है दोस्तों। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों वह 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोस्तों। कौन थी? महारानी अहिल्याबाई होलकर दोस्तों। इन्होंने जो है 18वीं शताब्दी में जो है दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और यह जो है दोस्तों उत्तराखंड के 4 धामों में से एक मंदिर है और यह सर्वाधिक, यानी कि 4 धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो कि 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर नहीं, सिर्फ 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है दोस्तों। ठीक है, बाकी केदारनाथ मंदिर के बारे में जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा दोस्तों। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी केदारनाथ मंदिर के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालागढ़। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में जो है दोस्तों उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है दोस्तों? तो उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है दोस्तों जिस जनपद की सीमा उत्तराखंड के 7 जनपदों से लगती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल जनपद। जो पौड़ी गढ़वाल जनपद है दोस्तों उसकी सीमा उत्तराखंड के 7 जनपदों से लगती है। यह जनपद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल दोस्तों। यह 7 जनपदों की जो सीमाएं हैं दोस्तों वह पौड़ी गढ़वाल से लगती हैं। और एकमात्र जनपद है दोस्तों गढ़वाल मंडल का, जो गढ़वाल मंडल के समस्त जनपदों को स्पर्श करता है, सिर्फ उत्तरकाशी को छोड़कर दोस्तों। सिर्फ उत्तरकाशी को छोड़कर जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद गढ़वाल के सभी जनपदों को स्पर्श करता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, अमर शहीद वीर केसी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई दोस्तों। तो दोस्तों जो अमर शहीद है दोस्तों वीर केसी चंद, उनको अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई 1945 को जो है दोस्तों अमर शहीद वीर केसी चंद को फांसी दी गई। 3 फरवरी दोस्तों, 3 फरवरी 1945 को जो है दोस्तों फांसी देने की घोषणा की गई थी और 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई दोस्तों। और एक और बात याद रखेंगे, जो
3 मई है दोस्तों, 3 मई को जो है दोस्तों चोलीथात, कहाँ दोस्तों, चोलीथात। चोलीथात में इन वीर केसरी चंद की याद में जो है वीर केसरी मेले का भी आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो 3 मई को चोलीथात में प्रतिवर्ष मेला लगता है, वीर केसरी मेला दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में जो है अलकनंदा को किस दूसरे अन्य नाम से पुकारा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यवती दोस्तों। हिरण्यवती जो है अलकनंदा का दूसरा नाम है दोस्तों, और यह किस में है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों अलकनंदा को हिरण्यवती नाम से पुकारा गया है दोस्तों, ऋग्वेदिक सभ्यता में। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2005 ईस्वी में। जनवरी 2005 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। तो दोस्तों ब्रिटिश आयुक्त से मतलब है हमारा कमिश्नर। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गार्डनर, यानी कि दोस्तों एडवर्ड गार्डनर दोस्तों। एडवर्ड गार्डनर जो था दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। श्री गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन हुआ। तो दोस्तों श्री गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब हुआ। तो ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है सन 1725 ईस्वी में, तो नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है सन 1728 ईस्वी में, यह भी हमारा सही आंसर नहीं है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है सन 1690 ईस्वी में, तो यह भी हमारा गलत आंसर है दोस्तों। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि जो श्री गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था, कोई बताइए कि गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था। तो 1676 में दोस्तों। 1676 में गुरु रामराय जो है देहरादून में उन्होंने डेरा डाला था, और उनके इसी डेरा डालने के कारण जो है देहरादून का नाम देहरादून पड़ा था, और उसके फिर धीरे धीरे प्रचलन के बाद देहरादून इस जनपद का नाम हुआ। अन्य किंवदंतियों के अनुसार दोस्तों उनके आगमन की तिथि 1699 भी बताई जाती है दोस्तों, लेकिन आप 1676 याद रखिएगा। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो दोस्तों वह चंद वंश का कौन सा शासक है जिसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवीचंद को। देवीचंद को दोस्तों चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। इसका कार्यकाल सन 1720 से 1726 के मध्य आता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी तुलना जो की जाती है वह मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके द्वारा बनाई गई जितनी भी योजनाएं थी वह सारी असफल रही थी। इसी कारण देवीचंद की तुलना उससे की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई देवीचंद के द्वारा वह सारी असफल रही दोस्तों। और इसने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह में अपना राजकीय कोष संपूर्ण रूप से खाली कर दिया दोस्तों। और यह दोनों शासक हमें क्या प्रेरणा देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों वह दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक आता है दोस्तों। और इसी कारण दोस्तों वह किसी से भी सलाह लेना पसंद नहीं करता था। यानी कि दोस्तों एक बात समझिए कि ज्ञान दोस्तों अहंकार साथ लाता है, लेकिन जिसने उस अहंकार पर काबू पा लिया, यानी कि जिसने उस अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, समझिए दोस्तों उसका प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है वह सफल हो गया। यानी ज्ञान के साथ कभी आप अहंकार को अपने
ज्ञान के आगे मत आने दीजिएगा दोस्तों। यह हमें इससे शिक्षा मिलती है, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह भी दोस्तों शून्य हो जाता है। अब बिना देरी के दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि जो हिमालयन आर्ट पुस्तक है वह किसकी रचना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीसी फ्रेंच की दोस्तों। हिमालयन आर्ट पुस्तक जो है जीसी फ्रेंच की रचना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। नंदा देवी को जो है दोस्तों कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है इस क्वेश्चन पेपर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे यह भी पूछ लेगा कि जो पहाड़ नामक पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है या उसका संपादन कहाँ से होता है। यह जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि हिमालयी समाज या संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल से। जो पहाड़ नामक पत्रिका है दोस्तों वह नैनीताल से प्रकाशित होती है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन आज की क्लास के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। और एक खुशखबरी भी है मेरे पास आपके लिए कि जो लोग पुलिस की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि कब से ऑनलाइन चालू होगी दोस्तों, तो 8 नवंबर दोस्तों 8 नवंबर 2024 से जो है दोस्तों आपकी पुलिस भर्ती की ऑनलाइन यानी कि उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों उसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो जो लोग पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए दोस्तों यह दिवाली गिफ्ट समझिए सरकार की तरफ से, और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी मेहनत दर्शाने का, क्योंकि दोस्तों 2000 वैकेंसी है पुलिस की, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। तो जिसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मेहनत कर रखी होगी वह मैं मानता हूँ कि इस भर्ती में सफल हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करना हमारा काम है दोस्तों। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए दोस्तों। अगली क्लास के लिए आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।